हेलो स्टूडेंट्स। आज एमए पीजी का जो नोट्स है उसमें एक और टॉपिक मैं आज ला रहा हूँ, रेफरेंसिंग, जिसको संदर्भन भी कहते हैं। जैसा कि हम लोग बुक्स में पीछे देखते हैं कि किसी न किसी फॉर्मेट में संदर्भ किया रहता है, किसी और का बुक के बारे में लिखा हुआ रहता है। तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि एमए में पीजी में एक संदर्भन टॉपिक है जिसके बारे में लिखने आता है एग्जामिनेशन में। ऑन डैट केस आपके पास नोट्स होना चाहिए लिखने के लिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, भूमिका देखते हैं कि संदर्भन का आखिर में भूमिका है क्या। तो संदर्भ एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग अकादमिक समुदाय में यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि विचारों, सिद्धांतों, उदाहरणों, तथ्यों और किसी भी अन्य साक्ष्य और जानकारी को असाइनमेंट में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। मतलब हम लोग किस तरीके से किसी बुक से अगर कहीं से कुछ उठा रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसका रेफरेंस हम लोग कैसे दें, किस तरह से दें। ठीक है, गूगल हिंदी से हम टाइप करते हैं तो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होगा, इसीलिए हम पढ़ दे रहे हैं। आप मेरे बातों को सुन करके आप लिख सकते हैं, ठीक है, नोट्स बना सकते हैं। और आप किसी भी कॉलेज से हैं, जिस कॉलेज से हैं, जिस यूनिवर्सिटी से हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपना यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम आप लिखिए। ठीक है, यहाँ अकादमिक के जगह पे आप शैक्षणिक भी लिख सकते हैं। अकादमिक समझ और कठोरता दिखाने में मदद करने के लिए आपको अपना एक ढांचा या संदर्भ के भीतर काम करना चाहिए। जो विषय के लिए प्रासंगिक हो। उदाहरण के लिए, इस संदर्भ में डेटा का संदर्भ शामिल हो सकता है, या एक सटीक उदाहरण, या अन्य लोगों का इसके बारे में क्या कहना है। ऐसे कई संभावित संसाधन हैं जिन्हें आप निर्भर करते हुए संदर्भित कर सकते हैं अपने अध्ययन के क्षेत्र पर। मतलब आप जो भी लिख रहे हैं, आपको जैसे कुछ लिखने के लिए मिला, आर्टिकल्स मिला या फिर कुछ मिला, तो अगर आप रेफरेंस देते हैं कि ये यहाँ पर पब्लिश्ड हुआ था, ये यहाँ पर पब्लिश्ड हुआ था, ये यहाँ पर पब्लिश्ड हुआ, तो आपका जो आर्टिकल्स लिखा हुआ है उसको एक वैलिडिटी मिलती है। ठीक है, एक वैलिडिटी उसको मिलती है। ठीक है, जैसा कि आप अपने स्वयं के विचारों और तर्कों को विकसित करते हैं और दूसरों के काम का उपयोग करते हैं। हम अपने विचारों का समर्थन या विरोध करें या वास्तव में महत्वपूर्ण है, और यह पहचाने कि स्पष्ट रूप से कौन से विचार आपके हैं और कौन से विचार या कार्य दूसरे के हैं। ठीक है, संदर्भ के माध्यम से हम लोग ये भी देखते हैं कि कौन सा कार्य हमारा खुद का है और कौन सा कार्य दूसरे का है, हम लोग रेफरेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, अपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बारे में लिखना नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप कहाँ से हैं, किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज से, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको और नोट्स चाहिए किसी चीज़ का, पीजी एमए का, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा डालने का। आपको हमेशा किसी भी विचार और कार्य को स्वीकार करना चाहिए जो मूल रूप से स्रोत का संदर्भ प्रदान करके आपके अपने नहीं थे। ठीक है, संदर्भ का मतलब ही होता है, रेफरेंस का मतलब होता है कि दूसरे का चीज़ को हम लोग रेफरेंस करके अपनी बातों को वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे का रेफरेंस दे करके हम लोग अपनी बातों को वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, साहित्यिक चोरी से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है। अकादमिक कार्य में संदर्भित करना उचित स्वीकृति है। विचार और कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति से उत्पन्न होते हैं। साहित्यिक चोरी जो है, एकेडमिक चोरी, ठीक है,
जिसमें कि हम लोग एक क्वेश्चन आया था पिछले बार पीजी के स्टूडेंट्स को 2 नंबर का लिखने का था, वो था कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट के बारे में लिखने का था। तो कॉपीराइट मेनली होता क्या है कि अगर आप कोई लेखक कोई बुक लिखा और आप सिर्फ अपना अपना नाम चेंज करके उस बुक को फिर से पब्लिश करवा दिए तो आप पर कॉपीराइट केस हो जाएगा। ठीक है, मेनली कॉपीराइट मोटा मोटी यही है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा वर्ड्स में आपको लिखना नहीं है, बस समझ जाना है कि क्या है। ठीक है, तो कॉपीराइट का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा बुक आप वैसा ही जो है अपने नाम पर पब्लिश्ड करवा दिए तो वो आप पर कॉपीराइट केस हो जाएगा। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंसिंग। ठीक है, संदर्भ का महत्व। नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो इसलिए कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे से ज़्यादा जुड़िए। संदर्भ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाने में मदद करता है कि आप पूरी तरह से सावधान रहे हैं अपने अकादमिक कार्य में। ठीक है, ये पहला। दूसरा है कि यह इंगित करता है कि कौन सी सामग्री किसी अन्य व्यक्ति का काम है या किसकी है। ठीक है, सिर्फ रेफरेंस से हम लोग यही देखते हैं कि किस आदमी की है। जब हम लोग डिसर्टेशन बनाते हैं तो उसमें पीछे में दे देते हैं, रेफरेंसिंग कर देते हैं, बिब्लियोग्राफी डाल देते हैं कि ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, रेफरेंस दे देते हैं कि हम लोग वो बुक से हम लोग यहाँ से लिए हैं। ठीक है। तीसरा, यह इंगित करता है कि आपके पास जो सामग्री है वह आपकी मूल कृति है। यह काम के लिए एक उदाहरण प्रदान किया जो आपका नहीं है। ठीक है, एक उदाहरण है जो कि आपका नहीं है। पाठक को किसी भी बाहरी सामग्री को वापस संदर्भित करने की अनुमति देता है। सारे को जैसे पॉइंट्स बना के लिखे हैं 4-5 करके, वैसे ही आप लोग भी एग्जामिनेशन में लिखने का कोशिश कीजिएगा। पाठक को यह देखने दे कि क्या आपने अप टू डेट काम या मौलिक मान्यता शामिल किया है जो आपके कार्य और शोध के लिए केंद्रीय विषय हो। मतलब रेफरेंसिंग तो करना ही है, दूसरे की बातों को लेकर के अपने में रेफरेंस करना है, लेकिन ये भी नहीं भूलना है कि हमको भी उसमें कुछ अपनी विचारधाराओं को ऐड करना है। उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, उस टॉपिक के बारे में हमारी क्या विचार उत्पन्न होता है, उसके बारे में भी हमको उसमें लिखना है। वैलिडेट करने के लिए तो हमको रेफरेंस देने की ज़रूरत है ही। विदाउट रेफरेंसिंग हमारा कोई भी आंसर राइटिंग ये नहीं वैलिडेट नहीं होता है। छठा पॉइंट देखेंगे तो जो आपने कहा या चर्चा किया है वह पाठक को गुणवत्ता और अधिकार का संकेत प्रदान करता है। आप जिस सामग्री का संदर्भ दे रहे हैं, जैसे सम्मानित पत्रिका, एक लोकप्रिय ऑनलाइन पर प्रकाशित राय, जो बेशक आपकी सामग्री की प्रासंगिकता और महत्व के लिए ज़रूरी है। देखिए, जैसे बहुत बार हम लोग देखते हैं कि डिसर्टेशन बनाते हैं तो उसमें हम लोग बहुत सारा मैगजीन्स का लेते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेते हैं, कुछ गूगल से उठाते हैं, तो हम लोग वहाँ पर रेफरेंस दे देते हैं कि ये जो पार्ट है ये गूगल से लिया गया है, ये जो पार्ट है ये टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल से लिया गया है, ये जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया है। ठीक है। संदर्भन आपके लेखन कौशल में सुधार भी करता है, आपके तर्क को प्रामाणिकता से जोड़ता है। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग स्टाइल्स। ये बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, ना कि एकेडमिक बल्कि आपका कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग स्टाइल्स है। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मेनली हम लोग 4 देखते हैं। ठीक है, मेनली 4 देखते हैं। एक आपका है APA, एक है आपका MLA, एक है आपका शिकागो, ठीक है, और एक है आपका हार्वर्ड। ये 4 हम लोग मेनली देखेंगे। ठीक है, जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो नोट्स लिख लीजिए और उसको पढ़ लीजिएगा 4 बार, एग्जामिनेशंस में लिख दीजिएगा। ठीक है, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, किस कॉलेजेस से आप बिलोंग करते हैं, किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं।
कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए। संदर्भ शैलियों को निम्नलिखित प्रकार हैं जिन्हें हम अकादमिक आलेख करते समय उपयोग में लाते हैं। पहला आपका APA, बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है, ये एक संगठन है APA। पहला हम लोग APA फॉर्मेट देखेंगे, ठीक है, APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग देखेंगे, APA स्टाइल। तो APA शैली की बात करें, ये डबल ये होगा। APA शैली अकादमिक दस्तावेजों जैसे विद्वानों के जर्नल, लेखों और पुस्तकों के लिए एक लेखन शैली और प्रारूप है। यह आमतौर पर व्यवहार और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्रोतों का हवाला देने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जो भी बुक लिखता है, जो भी कहीं से लिखता है, वो कहाँ से वो चीज़ उठा रहा है, बस यही इसका कंक्लूजन पॉइंट है। जिस्ट इस पूरे टॉपिक का यही है कि हमको रेफरेंस देना है, ठीक है। इसका वर्णन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के स्टाइल गाइड में किया गया है, जिसका शीर्षक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का प्रकाशन मैनुअल है। APA शैली का व्यापक रूप से बहुत सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स, टेक्स्ट बुक और अकादमिक द्वारा उपयोग किया जाता है। यहाँ अकादमिक की जगह आप शैक्षणिक भी लिख सकते हैं। APA शैली, यहाँ डबल होगा, APA शैली में हम पहले लेखक का नाम, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। बहुत बार UGC के भी एग्जामिनेशंस में पूछा गया है कि APA फॉर्मेट कैसे लिखाता है, ठीक है। तो APA शैली में हम पहले लेखक का नाम, उसके बाद प्रकाशन का वर्ष, उसके बाद शीर्षक, उसके बाद उपशीर्षक, उसके बाद संस्करण और अंतिम में प्रकाशक का नाम लिखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग APA शैली की बात करें तो देखिए, पहला तो ऑथर्स लास्ट नेम लिखेंगे। पहला चीज़ कि ऑथर का जो लास्ट नेम रहेगा, जो लेखक रहेंगे, लेखक का जो लास्ट नेम रहेगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उनका फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे, फिर बुक टाइटल लिखेंगे, और बुक टाइटल का अगर कुछ सब टाइटल भी है तो वो भी लिखेंगे। उसके बाद हम लोग एडिशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पब्लिशर्स लिखते हैं कि कहाँ से छपा है बुक, ठीक है। और इसमें जो है सो कॉमा और पॉइंट भी देखना है। जैसा कि हम लोग पॉल साइंस के स्टूडेंट हैं, पॉल साइंस के हैं, तो पॉल साइंस का ही एक बुक का नाम हम उठाए हैं, ठीक है, ताकि पॉल साइंस के स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत ना हो। जैसे लक्ष्मीकांत की बुक बहुत फेमस है पॉल साइंस में, ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक फेमस है। तो देखिए M लक्ष्मीकांत है, M लक्ष्मीकांत है, तो पहले हम लोगों ने लक्ष्मीकांत लिखा है, क्योंकि सबसे पहले बोला गया है APA फॉर्मेट में कि लास्ट नेम लिखना है ऑथर का, तो लक्ष्मीकांत लिया गया है। फिर कॉमा दिया गया है, ये कॉमा और बिंदु भी इसमें बहुत मायने रखते हैं। कॉमा दिया हुआ है, फिर M उनका पहला लेटर लिखा गया है, फिर फुल स्टॉप, फिर ब्रैकेट में किस ईयर का पब्लिकेशन है, ठीक है, वो लिखा गया है, फिर फुल स्टॉप, फिर आपका बुक का टाइटल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर यही इसके बाद कुछ सब टाइटल रहता तो उसको हम लोग ये पॉइंट ऐसे करके और सब टाइटल लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ सब टाइटल नहीं था तो सिर्फ पब्लिक एडमिशन, फिर डॉट, फिर ब्रैकेट में 8th एडिशन, ठीक है, 8th एडिशन, फिर हम पॉइंट दिए यहाँ। उसके बाद पब्लिशर का नाम लिखे मैकग्रीव हिल एजुकेशन, उसके बाद फिर पॉइंट यहाँ, ठीक है। तो ऐसे करके लिखा आता है, ठीक है। तो लास्ट नेम जो ऑथर का होता है वो पहले होता है, तो लक्ष्मीकांत पहले हुआ, फिर M हुआ, फिर हमारा कब पब्लिश हुआ है, कब ये बुक छपी है, उसके बाद बुक का नाम क्या है, सब टाइटल होता तो ऐसे बिंदु करके सब टाइटल देते हैं, और उसके बाद डॉट करके फिर 8th एडिशन, फिर डॉट, फिर प्रकाशक का नाम मैकग्रीव हिल एजुकेशन, ठीक है। APA फॉर्मेट समझ में आई बात। नेक्स्ट,
नेक्स्ट एमएलए देखते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ठीक है, एमएलए स्टाइल मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन द्वारा विकसित एवं एक संदर्भ पद्धति है। एमएलए का उद्देश्य भाषा और साहित्य के अध्ययन और शिक्षण को मजबूत करना है। संगठन के अनुसार उनकी एमएलए शैली कक्षा निर्देश के लिए व्यापक रूप से अपनाई गई है और दुनिया भर में विद्वानों, जर्नल प्रकाशकों और अकादमिक प्रेस द्वारा उपयोग की जाती है। ठीक है, एमएलए शैली। एमएलए शैली में हम पहले लेखक का नाम, उसके बाद शीर्षक, उसके बाद प्रकाशक का स्थान, प्रकाशन का स्थान, उसके बाद प्रकाशक, उसके बाद अंतिम में वर्ष दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों को लिखना है। तो जैसा कि यहाँ हम लिखे हैं लक्ष्मीकांत एम, फिर यहाँ पर बुक का नाम आ जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और वह कहाँ छपा है, इंडिया में छपा है, यूएसए में छपा है, जापान में छपा है, वो यहाँ आएगा। उसके बाद प्रकाशक कौन छापे हैं, तो मैकग्र्यू हिल एजुकेशन। उसके बाद कब छपा है, तो 2018 या फिर जो भी डेट रहा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है एमएलए का। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं शिकागो। शिकागो देखते हैं। तो शिकागो शैली एक प्रणाली है जिसका उपयोग शोधकर्ताओं द्वारा अपने लिखित कार्य और संदर्भों की संरचना के लिए किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला एपीए जो फॉर्मेट है वो आपका बुक्स के लिए किया जाता है। उसके बाद आपका इधर जो है सो इसके लिए क्या, पत्रिकाओं के लिए किया जाता है या आर्टिकल्स के लिए किया जाता है। अब जो शिकागो है वो शोधकर्ताओं द्वारा लिखित कार्य को संदर्भित संरचना में किया जाता है। ठीक है, शिकागो शैली एक लेखक तिथि शैली है। ठीक है, शिकागो शैली को हम लोग लेखक तिथि शैली भी लिखते हैं कि वो अपना रेफरेंसिंग करते हैं। शिकागो शैली में सबसे पहले लेखक का नाम, फिर प्रकाशन का वर्ष, उसके बाद शीर्षक, फिर संस्करण और अंतिम में प्रकाशन का स्थान और प्रकाशक को लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो इसमें फर्स्ट नेम पहले ही है, तो एम डॉट लक्ष्मीकांत, कॉमा 2022 में बुक पब्लिश हुए थे 2022, फिर फुल स्टॉप, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर कॉमा 8th एडिशन इंडिया, उसके बाद मैकग्र्यू एंड हिल एजुकेशन। ठीक है, ऐसे करके इस फॉर्मेटिंग को करना है शिकागो का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हार्वर्ड। हार्वर्ड शैली एक अन्य मूल प्रणाली है और आपके अकादमिक, यहाँ शैक्षणिक भी लिख सकते हो, शैक्षणिक आलेख के मुख्य भाग में ब्रैकेटेड संदर्भ है। ठीक है, ब्रैकेटेड संदर्भ है ये, लेखक का उपनाम और प्रकाशन की तारीख। ठीक है, निबंध के अंत में कार्यों की सूची का शीर्षक संदर्भ है। इसमें सूचीबद्ध कार्य लेखक के उपनाम द्वारा वर्णानुक्रम में दिखाई देते हैं और एपीए प्रणाली के समान प्रारूप का पालन करते हैं। इस प्रणाली में सबसे पहले लेखक का नाम, फिर प्रकाशन का वर्ष, फिर शीर्षक, फिर संस्करण, फिर प्रकाशन का स्थान, अंत में प्रकाशक का नाम आता है। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो लक्ष्मीकांत एम 2022, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 8th एडिशन इंडिया, मैकग्र्यू एंड हिल एजुकेशन। ठीक है, बोर्ड पर रहता है तो बोर्ड पर मैं बहुत अच्छे तरीके से बताता है इन चारों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, आप चारों का एग्जाम्पल साथ में एक साथ लिखिएगा और तब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है चारों में। ठीक है, एपीए और एमएलए का तो पक्का क्या कहते याद कर लीजिएगा क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि संदर्भ के लिए कई मानक शैली का उपयोग किया जाता है। हम उनमें से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं।
या हमें प्रस्तुत करने या संदर्भ का एक मानक प्रारूप समर्थन या महत्वपूर्ण बयान देता है और काम की उत्पत्ति जानने में मदद करता है, और यह हमें साहित्यिक चोरी से बचा सकता है। ठीक है, ये था कंक्लूजन। और मेरे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए ताकि नोट्स की दिक्कत ना हो, और कमेंट बॉक्स में अपना यूनिवर्सिटी, अपना कॉलेज ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग कहाँ से हैं। और किसी तरीके का फीडबैक होगा और नोट्स चाहिए होगा किन्हीं को, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम है राजदेव गुप्ता। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।